हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस वीडियो में। आई होप ये आज हम लोगों का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इसमें अभी और टॉपिक तो बचे हैं, लेकिन जैसे सीबीएसई का रूल आया है तो उस डिडक्शन में बाकी के पार्ट्स हट गए हैं। जो सेपरेशन है मिक्सचर्स का वो हट चुका है, यानी ये हो सकता है आज लास्ट वीडियो हो जाए। लेकिन अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो उन पे वीडियो हम अभी और ला सकते हैं, वरना ये लास्ट होगा। पिछले वीडियोस में हम लोग इंटरमीडिएट स्पीशीज़ के बारे में, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़े, और आज उसी प्रोसेस में हम लोग आगे अटैकिंग एजेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अटैकिंग रिएजेंट्स। तो जब हम लोग शुरू कर रहे थे इसमें ऑर्गेनिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसका, तो हमने बताया था कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होते हैं उसमें एक सबस्ट्रेट होता है और दूसरा अटैकिंग रिएजेंट होता है। तो आज हमें इसी अटैकिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ना है कि ये अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो किस तरह की स्पीशीज हो सकती है। तो अटैकिंग रिएजेंट जो होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक पहला हमारा फ्री रेडिकल हो सकता है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, और तीसरा न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं। ये तीनों जो होते हैं हमारे अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, और आज हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग फ्री रेडिकल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, उससे पहले वाली वीडियोज़ में, पिछले वाले वीडियो में। और आज हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो तीन टाइप हैं, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफाइल से कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स या इसको दो पार्ट में अगर तोड़ लीजिए, इलेक्ट्रो और फाइल, फाइल्स मत कह दीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये दो पार्ट से मिलकर बनता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल्स का मतलब होता है लविंग, यानी दोज स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हो या इलेक्ट्रॉन को चाहते हो या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अ रिएजेंट that takes away an electron pair is called इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ऐसे रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकें या ले सकें, उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। अब ये कैसे हो सकते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, किस तरह की अटैकिंग रिएजेंट्स को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे। तो वो तो हम जान गए कि जो इलेक्ट्रॉन लेता हो। तो कैसे स्पीशीज होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, तो इसमें दो तरह से होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज,
पॉजिटिव स्पेसिस, पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं, और दूसरा न्यूट्रल एटम्स जो होते हैं वो भी होते हैं। दोनों में कंडीशन क्या है? पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा वो सभी नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस जो भी होंगे, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस, जैसे कि कार्बोकेटायंस जो हुए, कार्बोकेटायंस जो हुए H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये सभी जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इसी में अगर आप और लिखना चाहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन लिख सकते हैं, क्लोरियम आयन, ब्रोमियम, ये सभी जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस हैं और ये सभी इलेक्ट्रॉन इनको ज़रूरत होती है। जैसे कि CH3+ एक कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बॉन्डिंग कर लेगा। H+ आयन, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। H3O+ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ये सभी जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो भी स्पेसीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। दूसरा जो है, कुछ ऐसे एटम्स भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं फिर भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल, जैसे कि AlCl3 या BF3। AlCl3 की कैसे हम लोग मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है? कैसे हमें पता कि वो इलेक्ट्रॉन उसको ज़रूरत है? कैसे वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है? कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है? इलेक्ट्रॉन सीकिंग वो कैसे है? तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, कन्फिग्रेशन 2 8 3, यानी इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 क्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 3 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में हुए। तो इस तरह से वो 2 और एक्सेप्ट कर सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। उसी तरह से BF3 में बोरान 5 उसके आउटरमोस्ट, टोटल 5 एटॉमिक नंबर, आउटरमोस्ट में 3 और 3 फ्लोरीन से 6 ही हो रहे हैं, यानी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। यानी ये दोनों जो हैं आपके न्यूट्रल एटम्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं तो ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन लविंग हैं। तो ऐसी स्पेसीज को जो पॉजिटिव चार्ज हो और जो न्यूट्रल हो और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकें, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सभी जो पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग यानी इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते हैं। जैसे कि सोडियम आयन Na+, Ca2+, ये जो दोनों एटम्स हैं, और भी कई सारे हैं, लेकिन ये जो दोनों हैं यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि Na+ का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 8, 11 होता है, एक दे चुका था 2 8, कैल्शियम का ऐसे ही 2 8 8। तो ये ऑलरेडी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत है ही नहीं ना। तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि भले से वो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, यानी उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स वही होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, और न्यूट्रल एटम भी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब दूसरा हेडिंग लगा लीजिए आप, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स चूंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि लेविस के एसिड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो लेविस के एसिड कहलाते हैं, क्योंकि लेविस के एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर या फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकें, और इलेक्ट्रोफाइल्स भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें तो ये भी क्या कहलाएंगे? आपके लेविस के एसिड ही कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा हेडिंग न्यूक्लियोफाइल। वैसे ये तीसरा है, क्योंकि फ्री रेडिकल के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये तीसरा हुआ न्यूक्लियोफाइल्स। तो इसको भी 2 पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं, एक न्यूक्लियो और दूसरा फाइल्स। न्यूक्लियो जो है वो आपका न्यूक्लियस से बना है, और फाइल्स यानी लविंग, यानी न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियस, लविंग।
जो न्यूक्लियस लविंग होगा, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स होंगे या आयंस होंगे, वही आपके न्यूक्लियस लविंग होंगे। मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहें, एक्सेप्ट ना करना चाहें, जो देना चाहें, देने वाले को ही क्या कहेंगे? न्यूक्लियस वाला। जो पॉजिटिव चार्ज चाहता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, वो क्या कहेगा? पॉजिटिव चार्ज मिल जाए ताकि वो शेयरिंग करके कंप्लीट हो जाए। तो न्यूक्लियस लविंग मतलब न्यूक्लियोफाइल्स, जो न्यूक्लियस चाहता हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन रिच, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। ये सभी जो होते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो आप डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एन अटैकिंग रिएजेंट that can donate or that brings an electron pair is called nucleophile. An attacking reagent that brings an electron pair is called nucleophile. जो इलेक्ट्रॉन पेयर ला सके, दे सके, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो जो लोन पेयर दे सके, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, वो क्या होता है? लेविस का बेस होता है। यानी न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेस, ये लेविस के बेस होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं लेविस के एसिड होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो लेविस के बेस होते हैं। तो आपको जो क्लास 10 में पढ़े थे H+ डोनेट करने वाला एसिड है, OH- डोनेट करने वाला बेस, उसके अलावा भी हम लोग चार्ज पार्टिकल्स को कैसे एसिड और बेस में डिफाइन कर सकते हैं। भले से उनके पास H और OH- आयन नहीं है, वो लेविस ने बताया था। जो लोन पेयर दे वो बेस, जो लोन पेयर ले वो एसिड, तो इसीलिए उनको लेविस एसिड, लेविस बेसिस कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स दो टाइप के हो सकते हैं, चार्ज और न्यूट्रल, उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी आल्सो ऑफ टू टाइप्स, नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज, नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज, और दूसरा आपका वही न्यूट्रल एटम्स आर मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में वो होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगा, वही आपके क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। नेगेटिवली चार्ज में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि हाइड्राइड आयन हो गया, या फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइलाइड जो आयन्स होते हैं तो X- लिख सकते हैं, OH- लिख सकते हैं। तो ये सभी जो है आपके वो न्यूक्लियोफाइल्स हैं। साथ ही साथ न्यूट्रल स्पेसीज, जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, इसके पास लोन पेयर होता है ऑलरेडी। H2O जो हो गया, उसके पास भी लोन पेयर होता है ऑलरेडी। तो ऐसे जो भी स्पेसीज हैं जिनके पास लोन पेयर है, भले से वो न्यूट्रल हैं, उनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? लेविस के बेस होते हैं। ठीक है। अब जब एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है तो एक कंप्लीट कंपाउंड बनता है। दोनों अटैक करके कोई कंपाउंड है, जैसे कि CH3X। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल आया जिसके पास लोन पेयर होगा तो क्या करेगा? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये गायब हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इससे अटैक करके जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका CH3NU। NU मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल, और E मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे आपका X जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और उनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें डिफरेंसेस करके आपको भी पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें। ऐसे ही आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। E मतलब इलेक्ट्रोफाइल, NU मतलब न्यूक्लियोफाइल। ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं।
और ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और ये निगेटिव एंड न्यूट्रल होते हैं। ठीक, ये लेविस के एसिड होते हैं और ये लेविस के बेस होते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कौन? ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये कुछ डिफरेंस है आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है, आई होप आपको ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यानी अटैकिंग एजेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट पे चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं? क्लास 10th में भी पढ़े थे हम लोग, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों। अब यहाँ पे हमें देखना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो मेनली यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, और आइसोमराइजेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। अभी हमें इन 6 के बारे में डिस्कस करना है। तो आप इनको लिखने के बाद पहला यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेडिंग लगा लीजिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं और उनका एग्जाम्पल क्या होता है। क्लास 10th में भी पढ़े आप। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिसमें कोई एक अटैकिंग रीजेंट दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके या डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पर अटैच हो जाता है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, CH3Br NaOH रिएक्शन होता है, बन जाता है आपका CH3OH और प्लस NaBr। यहाँ पे क्या हुआ? OH Br को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसी को हम लोग क्या कहें? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH आपका एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है और Br माइनस भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे फ्री रेडिकल्स होते तो उनको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता, डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूटेड। या फिर अगर इलेक्ट्रोफाइल्स होते तो उनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि अगर इसका एक एग्जांपल आपने देख लिया न्यूक्लियोफाइल का, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, बेंजीन से नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन HNO3, तो इसमें HNO3 में NO2+ जो होता है वो आकर जुड़ता है बेंजीन से, और एक हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और एक हाइड्रोजन और एक OH मिलकर H2O बना लेते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है? NO2+ का, और NO2+ यानी क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, फिर अगर आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो जब मीथेन के साथ क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन होता है यूवी लाइट के प्रेजेंस में,
तो यहाँ पे बनता है आपका CH3Cl प्लस HCl। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होते हैं, वो 3 टाइप्स में हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीनों एग्जांपल्स को आप पॉज करके लिख लीजिए और दूसरा हेडिंग लगा लीजिए, यानी एडिशन रिएक्शन। दूसरा हेडिंग है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का नाम ही यहाँ पे क्लियर कर देगा आपको इसका डिफिनीशन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जब एक सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलाकर एक प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई वहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हो रहा हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एल्कीन का रिएक्शन करा दें, एथिन ले लिया हमने और ब्रोमिनेशन करा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन से रिएक्शन करा दिया, ये बांड टूटेगा और दोनों ब्रोमीन यहाँ पे जाकर जुड़ जाएंगे, बन जाएगा आपका वन टू डाइब्रोमो इथेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट दोनों कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी आप लोग डिवाइड कर सकते हैं इनको किसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जिस तरह का अटैकिंग रिएजेंट होगा उसी तरह से हम लोग बता सकते हैं कि जो गिवन एडिशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है या फ्री रेडिकल है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थर्ड टाइप में, एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट कर देंगे एलिमिनेशन राउंड में, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये थोड़ा सा आपके लिए बड़ा होने वाला है क्योंकि इसके भी कई टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि नाम ही है यहाँ पे एलिमिनेशन, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एलिमिनेट हो रहा है, बाहर उसको निकाला जा रहा है। जैसे कि आप अगर एग्जांपल की बात करें, एलिमिनेशन रिएक्शन का अगर डिफिनीशन पहले लिख लें आप, क्या होगा, द रिएक्शन इन विच two atoms or groups or molecules are removed are called elimination reaction। ऐसे रिएक्शन जिनमें 2 एटम या ग्रुप रिमूव हो रहे हैं उनको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये हम एग्जांपल लेते हैं एक ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन में क्या हुआ, एल्कोहलिक QH ले लेते हैं और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाता है और आपका बन जाता है, एक बॉन्ड इसका खाली हुआ, एक बॉन्ड इसका खाली, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है और बन जाता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग, एथीन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन क्या हो रहा है, 2 एटम्स का हो रहा है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो 2 एटम्स रिमूव हो रहे हैं वो कहाँ से रिमूव हो रहे हैं, एक ही कार्बन एटम से हो रहे हैं कि 2 एडजेसेंट कार्बन से एटम्स हो रहे हैं या किसी और कार्बन एटम से। इसके बेसिस पे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन
और गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। अब तीनों के एग्जाम्पल देख लें। अगर अल्फा कब बोलेंगे, सपोज करिए ये जो हमारा एग्जाम्पल हुआ, और ये तो आपका अभी नहीं, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम अल्फा का एग्जाम्पल देख लें। अल्फा के एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे हम लोग ले लें CH3 ट्वाइस C, 2 वैलेंसी उसका हो गया, एक H और एक Cl। एक हमारा यह हमारा रिएक्टेंट है, ठीक, ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन जब होगा तो ये हमारा अल्फा कार्बन है जिससे ग्रुप जुड़ा है, जिससे ग्रुप जुड़ा होता है, या जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो निगेटिव चार्ज होता है, या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेंट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, और यहीं से हाइड्रोजन और यहीं से क्लोरीन दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक रिएक्शन। तो ये आपका बन जाता है, आपका यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये दो जब रिएक्टेंट एलिमेंट हटते हैं यहाँ से, तो आपका बन जाता है CH3 ट्वाइस कार्बन, और कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो जाती है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ऐसे जब कार्बन एटम जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेक्ट करता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्बिन। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, कार्बिन का। यानी जब अल्फा रिएक्शन होता है, अल्फा एलिमिनेशन, तो वहाँ पे कार्बिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल देखें। बीटा एलिमिनेशन हेडिंग लगा लीजिए आप, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे बीटा लिख देते हैं हम, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हमारा ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा, ये डेल्टा होगा, जो भी होगा। ऐसे जो हमारा ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा, उसके एडजेसेंट बीटा, उसके एडजेसेंट गामा, ऐसे प्रोसीड करते हैं हम, ठीक। अब जब यहाँ पे हम लोग एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन एडजेसेंट एटम लेते हैं, एक कहाँ से, एक अल्फा और एक बीटा से। तो एडजेसेंट एटम कहाँ से ले रहे हैं हम, बीटा कार्बन से ले रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या बन जाता है आपका, CH3 CH2 CH, इसका एक बॉन्ड खाली हो रहा है, इसका एक बॉन्ड खाली, तो दोनों के बीच में आप डबल बॉन्ड, और 4 कार्बन और डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन लिखते हैं हम लोग, या 1 ब्यूटीन भी इसको कहते हैं, ठीक। अब तीसरा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो नाम जैसे अब आप अल्फा बीटा देखने के बाद समझ गए होंगे कि गामा में क्या होगा, कि एक अल्फा से और एक गामा से 2 एटम मिलकर रिमूव होंगे, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल बात करें, एक ये कंपाउंड है आपका, इसकी वैलेंसी ये कंप्लीट होती है, 1 2 2 4 हो गया, इसका भी 1 2 3, एक ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ये ब्रोमीन क्या करता है, इससे एलिमेंट लेकर इलेक्ट्रॉन लेकर भागता है, एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन करा दे, ठीक। जैसे ही ब्रोमीन आपका इलेक्ट्रॉन लेकर भागा, ये जो होगा आपका जिंक डस्ट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो जाएगा। ये जिंक डस्ट लिख दीजिए, जिंक डस्ट। ये इलेक्ट्रॉन लेकर भागा तो ये क्या करता है, इससे जुड़ जाता है, ये कार्बन उससे जुड़ जाता है, ठीक। या फिर आप यहाँ पे ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन, दोनों पे ब्रोमीन हो जाए, दोनों जगह से ब्रोमीन हट जाए, तब ये आपका, अगर ये अल्फा कार्बन का है तो ये आपका बीटा कार्बन होगा और ये गामा कार्बन होगा, ठीक है। गामा थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हिटेगा, बकुली के जैसे बन जा रहा है। अब यहाँ से एक अल्फा से गायब हो रहा है, एक बीटा से, दोनों जगह से 2 रिमूव हो रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि इसकी भी एक वैलेंसी गायब और इसकी भी एक वैलेंसी गायब। इसका एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में कंबाइन होकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड था ही,
अब इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और ये कैसा कंपाउंड बन रहा है? साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें 3 कार्बन है, तो इसी को हम लोग कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। तो ये आप 3 टाइप देखे एलिमिनेशन रिएक्शन का, अल्फा रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा में क्या होता है? दोनों सेम कार्बन एटम से एलिमिनेट होते हैं एटम्स, बीटा में एक अल्फा से और एक बीटा से, और गामा में एक अल्फा से और एक गामा से, ठीक है। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, हम इरेज कर लें। फोन है तो बजेगा ही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप, 3 टाइप के बाद चौथा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन नाम ही ये भी बता देगा कि आपको इसमें क्या करना होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि चीज़ों को अरेंज कर देना फिर से, उसी को हम लोग कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यानी ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें एलिमेंट रीअरेंज हो जाते हों, ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट रीअरेंज हो जा रहे हो। जैसे कि हमने एन ब्यूटेन ले लिया और AlCl3 के प्रेजेंस में है, रीअरेंजमेंट करा दिया, तब क्या होता है? एक कोई एटम अपना प्लेस छोड़कर उसी मॉलिक्यूल में दूसरे प्लेस पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे एक CH3 हटा के ये ऐसे बन जाता है CH3 CH CH3 और यहाँ पे एक CH3 जुड़ जाता है। ये N ब्यूटेन है और ये आपका हो गया 2-मिथाइल प्रोपेन। इसी को हम लोग कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। डिफिनेशन क्या होगा? द रिएक्शन इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स टू अनदर पोजीशन विद इन द मॉलिक्यूल अंडर सुटेबल कंडीशन। किसी डिफिनिट कंडीशन में कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं विद इन द मॉलिक्यूल अंडर स्पेशल कंडीशंस, तो इसको हम लोग कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और अब हम लोग चलते हैं 5वें टाइप पे, कंडेंसेशन रिएक्शन। हेडिंग लगा लीजिए, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जब 2 एलिमेंट या 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जा रहे हों, और ये जब कंडेंस होते हैं तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कोई और मॉलिक्यूल रिमूव भी हो जाए या फिर रिमूव ना हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। डिफिनेशन लिख सकते हैं आप, इन सच रिएक्शंस इन विच 2 एटम्स आर ग्रुप आर सेम ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स कंबाइंड विथ आर विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल टू गिव अ प्रोडक्ट। मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें 2 सेम या 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, या उसमें रिमूवल होता है या फिर नहीं भी होता है, विथ आर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 एक तरह के या अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, जिसमें हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है या ना रिमूव हो रहा हो। दैट कैन बी विथ आर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी हो सकता है कि कोई एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो या ना हो। इन दोनों ही केसेस में बस क्या होना चाहिए? 2 एलिमेंट 2 कंपाउंड कंडेंस होने चाहिए और एक नया प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लें एथेनॉल के, 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग ले लिए एथेनॉल के, ठीक है, यानी एसिटल्डिहाइड के। ये हमारे सेम हो गए दोनों। अब ये कंडेंस होंगे, और जब कंडेंस होते हैं तब कंडेंस होने के बाद ये आपके बना लेते हैं एक डिफरेंट टाइप का CH3 CH, और ये H यहाँ से रिमूव के यहाँ पे OH बना लेता है, फिर CH2 CHO,
यह प्रोडक्ट आपका बन जाता है। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइप के हैं, अब ये कंडेंस होकर आपके बना लिए। इनका नेमिंग अगर करें तो 1 2 3 4 मेन हमारा CHO ग्रुप है, और ये सेकेंड प्रायोरिटी पे जाएगा तो 3 हाइड्रोक्सी, और चैन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन जाता है हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल लेने पर। तो ऐसे ही रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक, लास्ट रिएक्शन और इस चैप्टर का लास्ट होने जा रहा है, यानी आइसोमराइजेशन रिएक्शन। 6 टाइप ऑफ द रिएक्शन आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन का मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें कोई एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज हो जा रहा हो, मतलब ना उसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, ना उसमें मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है, बस क्या हो रहा है, उनका पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब आइसोमर्स बन जा रहे हैं। डिफिनेशन होगा द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स, द रिएक्शंस which involve interconversion of isomers where the molecular formula remains same is called isomerization reaction। आइसोमराइजेशन रिएक्शन, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक स्टीरियो आइसोमर ले लें, ये हमने एक आइसोमर ले रहे हैं ट्रांसब्यूट-2-इन का। ट्रांस का मतलब क्या हुआ, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में, ट्रांसब्यूट-2-इन, ट्रांसब्यूट-2-इन ले लिया हमने। और जब इसका हम लोग आइसोमराइजेशन कराते हैं HNU के प्रेजेंस में, तो ये जो ट्रांस है यानी जो अपोजिट ग्रुप हैं वो सेम साइड में चले जाते हैं, जो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है वो सेम साइड में चले जाते हैं, यानी ये दोनों CH3 ग्रुप एक साइड में आ जाते हैं। तब जब सेम साइड में तो इसको क्या कहते हैं, सीस, और नाम वही रहेगा cis-but-2-इन, यानी कार्बन स्केलेटन भी नहीं चेंज हो रहा है, ना मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो रहा है, बस क्या हो रहे हैं, आइसोमर्स बदल जा रहे हैं। तो ऐसे ही रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 6 टाइप्स थे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, और इस चैप्टर का ये एंड हो गया। तो अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और इसके बाद आप अपने नोट्स हमें सेंड करिए, और जो डाउट्स हैं वो भी सेंड करिए। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, घुमा दीजिएगा चारों तरफ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।